इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निजात पाने अब पूरा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। कलेक्टर के निर्देशन पर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। 5 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा पात्र हितग्राहियों को। ताउती की तबाही, 2 दिनों में की आंधी तूफान व बरसात से लोगों के घरों में घुसा पानी और अब प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा एनसीसी का विषय। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाल बेहाल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल निर्मित था। कहीं लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते दिखाई दे रहे थे तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन व वेंटिलेटर के अलावा आवश्यक दवाइयों के लिए लोग परेशान देखे गए। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर हर संभव प्रयास किए गए। प्रशासन की ही सूझबूझ का परिणाम है कि हमें लगातार राहत मिलती जा रही है और लगातार संक्रमित मरीजों का प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। इसे कम करने प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। इधर रीवा में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रीवा में 30 मई तक के लिए अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण अब कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में कमी आई है और कई कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमण से निपटने रीवा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निजात पाने जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैया लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर का कहना है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां अभी भी कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले कम नहीं हो रहे। इसी बात को लेकर नगर पंचायत, नगर परिषद और ग्राम पंचायत में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिले के हर गांव में क्राइसिस मैनेजमेंट की निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक समेत गांव के लोगों को मुस्तैद किया गया है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी किल कोरोना अभियान के तहत घर घर पहुंचकर सर्वे कर कोरोना से मुक्ति दिलाएंगी। वैसे पूरे रीवा डिस्ट्रिक्ट में कोविड के केसेस में ना संख्या में कम हो रही है, फिर भी अर्बन एरिया से कंपेयर करने में रूरल एरियाज़ में अभी ना केसेस की संख्या है। उसमें हमारी छोटी नगर पंचायत, नगर परिषद है, उसमें भी और कुछ ग्राम पंचायत में भी हम लोग लगातार इसको है ना डेली मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी हर गांव में एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, निगरानी समिति बनी हुई है। उसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक प्लस है ना गाँव के कुछ लोग, हमारी पूरी हेल्थ वर्कर, साशा, ANM और हमारी महिला बाल विकास का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना पूरी टीम में है। अभी किल कोरोना अभियान 3 भी चल रही है, उसमें घर घर है ना सर्वे हो रही है। उसमें कितने भी लोगों को बुखार, काजी है, सस्पेक्टेड केसेस है, उसको हम लोग चिन्हांकित करते हैं तत्काल। उसके बाद एक सुपरविजन टीम है, उनको जाके वो फिर से चेक करके फिर उनको दवाई देने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग है ना 15,000 के ऊपर है ना मेडिसिन किट है ना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो उनको और ज़्यादा सीरियस केसेस है तो उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी निगरानी समिति को निर्देश है ना दिए हुए हैं। सो लगातार कुछ ग्राम पंचायत में केसेस में ना संख्या में कम भी हो रही है। 2 जनपद पंचायत ऐसे है कि पूरी तरीके से ना ग्रीन जोन में भी आके पूरे वहाँ कोई भी रेड जोन पंचायत नहीं है। हम लोग 3 जोन में हम लोग क्लासीफाई करते हैं हर पंचायतों को। एक भी केस नहीं है तो ग्रीन जोन, 0 to 5 केसेस का येलो जोन, मोर देन 5 केसेस है ना कोई पंचायत में है तो रेड जोन में। सो लगातार हमारी रेड जोन की पंचायत की संख्या में कमी आ रही है, वो येलो जोन में परिवर्तित हो रही है। येलो जोन से ग्रीन जोन है ना बनाने के काम लगातार है ना चल रही है। अभी शासन की ओर से भी ना एडिशनल एम्बुलेंसेस भी मिली है। हम लोग सभी एम्बुलेंसेस को रूरल एरियाज़ में ना पदस्थ किए गए। उसके साथ साथ हमारी ऑक्सीजन बेड की संख्या है रूरल एरियाज़ में हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बढ़ाए हैं। हमारी टोटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल टोटल 13 है। सभी 13 केंद्रों में भी हम लोग ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था किए हैं। अभी मऊगंज में एडिशनल 17 सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के ना पॉइंट्स लग गया है। सिरमौर में 20 पॉइंट्स हो गया है और चागाट, जवा और त्योतर तीनों जगह पे 10-10 एडिशनल ऑक्सीजन पॉइंट्स सिलेंडर के माध्यम से ना सप्लाई, उसका भी ना काम लगातार चल रही है। हम लोग जन सहयोग से ना लगातार थोड़ी बहुत है ना हमको सफलता मिल रही है कि केसेस की संख्या में कमी आना है। बॉर्डर को लेकर के क्या दिशा निर्देश? हाँ, हमारी टोटल
देखें तो 2 बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर है, चारघाट है, हनुमाना है। दोनों जगह पे हमारी ना चेक पोस्ट का टीम लगी हुई है। कितने भी लोग एंट्री करते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। उसके साथ साथ रैंडम जांच भी किया जा रहा है लगातार। लास्ट 1 वीक से हम लोग कितने भी लोग आते हैं यूपी से या फिर क्रॉस भी करते हैं, उन लोगों का रैंडम जांच करते हैं, उसका भी ना रिजल्ट है ना हम लोग ना डिक्लेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारा गोविंदगढ़ रोड है कि कहाँ है ना दूसरे सीधिया और सतना के लोग का मूवमेंट होता है, वहाँ भी हम लोग ने रैंडम जांच कराता है। अननेसेसरली कोई भी इस यहाँ बाहर से ना अंदर रीवा में आते गए तो उसका पूरी लिस्ट बनाई जाता है। उस लिस्ट को हम लोग ग्राम पंचायत के साथ शेयर करते हैं। हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनी हुई है। उस क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को बाहर से आने वाले लोगों को रुका जाता है। घर पे पर्याप्त फैसिलिटी है तो मतलब घर पे ही उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए ना सलाह देते हैं। घर पे फैसिलिटी नहीं हो तो पंचायत भवन में ना उनको क्वारंटाइन कराते हैं। 5 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा पात्र हितग्राहियों को। राज्य शासन द्वारा 3 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा, साथ ही 2 महीने का केंद्र सरकार भी देगी। हितग्राहियों को प्रत्येक दुकानदार द्वारा बिल देना होगा। अनिवार्य शिकायत होने पर होगी कार्यवाही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन के द्वारा प्रत्येक हितग्राही को 3 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मई जून महीने का खाद्यान्न देने का आदेश दिया जा चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। इस तरह से मई जून के हिसाब से 10 किलो गेहूं प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। फूड कंट्रोलर MNH खान के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वह प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान से बिल अनिवार्य रूप से ले लें। यही नहीं, फूड कंट्रोलर के द्वारा अपना मोबाइल नंबर भी दिया गया है। यदि कोई दुकानदार बिल देने से इनकार करता है तो तत्काल फोन लगाकर उन्हें सूचित किया जा सकता है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो दुकानें समय से नहीं खुलती हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की जाए। वितरण के लिए जो अनाज उपलब्ध कराया गया है, यदि उसे देने में कोई भी कोटेदार आनाकानी करता है या फिर बिल देने से इनकार करता है तो उन सभी पर तत्काल कार्यवाही के निर्देश जारी किया गया। आपको बता दें कि बीते दिवस उन उचित मूल्य की दुकानों पर कार्यवाही की गई जो बंद पाई गई हैं। इसी तरह से कलेक्टर के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि प्रत्येक दिन भ्रमण किया जाए और किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करें। रबी उपार्जन के अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्र हमारे 122 खरीदी केंद्र जिले में संचालित हैं। सभी खरीदी केंद्रों से हमने जानकारी कलेक्ट की थी, जिसमें 31,615 कुंटल गेहूं बारिश से प्रभावित होना बताया है आंशिक रूप से। उसमें ये बात आई है कि अगर ये गेहूं को समय पर धूप और हवा मिल जाती है तो फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है और उसको क्या नाम है उपार्जन में लिया जा सकता है। अब ये कंडीशनल है कि बारिश जो है लगातार अगर होती रहेगी, नहीं सूखेगा तो ज़रूर इस पर असर आएगा, वरना अगर धूप आ गई और हवा खा गया तो काफ़ी कुछ हमारा स्टॉक सुधर जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। तकरीबन सभी इलाके में थोड़ा बहुत है, कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं है। जैसा आपका हनुमाना मऊगंज में, वहाँ पर खरीदी भी कम है। उस इलाके में ज़्यादा खरीदी केंद्रों में स्थिति ऐसी निर्मित नहीं हुई है, लेकिन जो ज़्यादा निर्मित हुई है वो हमारे रायपुर डिवीज़न में और आपके क्या नाम है ये गंगेव डिवीज़न में जो है देखने को मिली है। ताउते की तबाही, 2 दिनों की आंधी तूफान व बरसात से लोगों के घरों में भरा पानी। मानी जा रही है MPRDC की लापरवाही। 2 दर्जन से अधिक आदिवासी बस्तियों में भरा पानी। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के हनुमाना शाहपुर रोड के अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकन MPRDC के द्वारा रोड का निर्माण किया गया था, जहां ठेकेदार व MPRDC की लापरवाही के चलते दर्जनों घरों में पानी भरने की समस्या देखी गई। आपको बता दें कि अर्जुनपुर के आदिवासी बस्ती है, जहां पूर्व में पानी निकासी के लिए पुल निर्माण किया गया था, लेकिन तेज बारिश होने से 2 दर्जन से अधिक घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से कई घर धराशायी भी हो गए हैं। इसे लोग MPRDC की लापरवाही मान रहे हैं। वहीं कई घरों में पानी घुस जाने के कारण वहां के निवासी 2 रात बाहर ही बिताए और वहीं लोगों की गृहस्थी का बड़ा नुकसान भी हो गया। इसी बात से गुस्साए लोगों ने गुरुवार को सुबह चक्का जाम कर दिया और इसके बाद मौके पर पहुंचे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, SDM AK सिंह, तहसीलदार अजय मिश्रा समेत अन्य प्रशासनिक टीम द्वारा नुकसान की भरपाई कराए जाने सहित गिरे हुए घरों को ठीक कराए जाने का आश्वासन दिया गया।
तथा नुकसानी का मुआवजा दिए जाने निर्देशित किया गया, जिसके बाद लोग शांत हुए। ये हमारे घर में पानी अंदर आ गया, उधर से बाहर से ये पुलिया जाम के कारण पूरे घर में पानी आ गया है। अभी विधायक तहसीलदार आए थे तो क्या आश्वासन दिया, तो क्या बोले? तहसीलदार विधायक जी आए थे तो बोले वो सब ये नाली वाली खुदवाने के प्रयास किए तो पानी थोड़ा बहुत निकल गया है और बाकी अभी नाली में भरा हुआ है और घर के माने नुकसानी ज़्यादा हुई है। वही नुकसान के बारे में कोई मुआवजा दिलाने के लिए बोले हैं? जी कह रहे हैं कि विधायक जी की जो नुकसानी हुई उसके पटवारी साहब मूल्यांकन करके और उनको मुआवजा दिलवाने का कष्ट करें। नाम है आपका? हमारा नाम ममता कोल है। ये अर्जुनपुर में कैसे पानी हाँ, चला गया? सर 11 बजे से बारिश होने की वजह से सारा रात पानी जब बरसने लगा 2 बजे से हम लोगों को मतलब 12:30 बजे से पानी अंदर प्रवेश करने लगा है। जब पूरा घर पैक हो गया तो इसके वजह से पूरी दीवारें हम लोगों की फटने लगी, घर बैठने लगा और जो आसपास में घर थे 1-2 घर गिर भी गए हैं अगल बगल के। वहीं अभी एसडीएम तहसीलदार विधायक आए तो क्या बोलेंगे? वो लोग बोल के यही गए हैं कि हम इसकी कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे, जो मिलेगा सरकार उसका भी मुआवजा आपको तत्काल भेजेंगे, ये बोल गए हैं वो लोग। और हम लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि शासन हम लोगों को व्यवस्था दे। हम लोग बरसात में कहाँ लेकर इतने इतने बच्चे हैं, कहाँ पर जाएंगे, क्या खाएंगे पिलाएंगे? चावल गेहूँ आटा सब भीज गया है, घर में रहने के लिए डर लग रहा है कहीं गिर न पड़े। कहाँ पर जाएंगे बरसात में हम लोग? हमारे पास जितनी ही जल्दी उनके पास सुरक्षा हो, कुछ भी हम लोग का आधार दें, हम लोग कहीं भी तंबू तन कर कुछ भी तन कर रहेंगे तब से सरकार कुछ भी आशा देगा हम लोगों को। बच्चे रो रहे हैं भूख से। अर्जुनपुर में आदिवासी बस्ती है और आज सवेरे हमारे पास फ़ोन आया लगभग 5:30 बजे यहाँ के सरपंच का। तुरंत मैंने कलेक्टर को लगाया, एसडीएम को लगाया और वो लोग भी पहुँचे यहाँ, हम भी आकर के पहुँच गए। तुरंत मशीनें लग कर के पानी निकलवाया गया और अभी फ़िलहाल यहाँ का पानी निकल गया है और आवश्यक निर्देश एसडीएम को दिए गए हैं। और पटवारी भी यहाँ के कोई बीमार थे तो दूसरे पटवारी को ले आकर के तत्काल उसका वो पटवारी आ गए हैं, सब सर्वे करके और जिसको जो यथाउचित मुआवजा होगा वो भी दिया जाएगा और जिनका घर पूरा गिर गया उनको अस्थायी तौर से अभी क्या तत्काल व्यवस्था हुई थी उसके लिए भी निर्देश दिए गए। एमपीआरडीसी ने क्या कार्रवाई की? एमपीआरडीसी को, चूँकि एमपीआरडीसी की सड़क है, एमपीआरडीसी के इंजीनियर भी आ गए हैं। उनको बोला गया है कि यहाँ से लेकर के गौरी तक जहाँ तक ये सड़क बनी है दोनों तरफ वो जाँच करके देखें, बस्तियाँ हैं तो पानी की निकासी है, क्रॉसिंग है कि नहीं है, और जहाँ ज़रूरत होगी तत्काल रूप से उसको अगर रोड काटने की भी ज़रूरत पड़ी तो काट करके वो पानी की निकासी की व्यवस्था बनाई जाए। अब प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा एनसीसी का विषय। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनसीसी अधिकारियों ने दी जानकारी। युवा वर्ग को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखने के साथ साथ देश एवं जन सेवा की भावना पैदा करने के लिए एनसीसी का एक विषय सभी विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में अनिवार्य किया गया है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ाने जाने वाले विषयों के साथ साथ एनसीसी का एक विषय भी अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी होंगे। यही नहीं, रिजल्ट के साथ एनसीसी के अंक भी रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे। यह जानकारी एनसीसी कार्यालय में पहुंचे एनसीसी के अधिकारी कर्नल अनुराग मेहरा द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है कि यह इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि विद्यालय एवं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनिवार्य किया जाएगा, जिसकी परीक्षा 3 साल में 6 सेमेस्टर में ली जाएगी और इसमें विद्यार्थी को 24 अंक भी दिए जाएंगे। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पारित हुआ है एनसीसी के लिए और ये एक सुन के एक बड़ी खुशखबरी की लहर दौड़ी है कि जितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालयों में जहां एनसीसी चल रही है वहां अब एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑफर हो रहा है, जिसके टोटल 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में ये बांटा जाएगा। तकरीबन 24 क्रेडिट पॉइंट्स उसके दिए जाएंगे। ये जो ऑर्डर आया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है और यहाँ से जो छात्रों की जो कैडेट्स हैं जब ये पास आउट होंगे एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और एनसीसी का जो मेन एम है कि एक डिसिप्लिन्ड नागरिक को तैयार करने की है, वो हुई उसी तरफ ये एम को ध्यान में रखते हुए ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी अब हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। जय हिंद। होम लोन की वसूली करने गए कैपरी कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर के साथ मारपीट व लूट। मामला समान थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर का। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने कर रही आनाकानी। समान थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर निवासी सत्य प्रकाश पांडे द्वारा अपनी पत्नी रीना पांडे के नाम से 65 लाख रुपए का होम लोन लिया गया था, जिसकी किस्त लेने गए कैपरी होम लोन कंपनी के मैनेजर के साथ सत्य प्रकाश पांडे द्वारा मारपीट कर 60,000 रुपए छीनने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत दर्ज कराने समान थाने पहुंचे कंपनी के कर्मचारी की रिपोर्ट दर्ज करने पुलिस आनाकानी करती रही। पुलिस ने इस मामले में साफ तौर पर रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया है। पुलिस का कहना है कि हम कैसे मान लें कि यह घटना सही है। ऐसे हालात में अब सवाल यह उठ रहे हैं कि घटना क्या हुई है, इस बात की तस्दीक करना पुलिस का काम है या पीड़ित का। एक तरफ जहां गृह मंत्रालय का साफ निर्देश है कि थाने में शिकायत दर्ज करने पहुंचने वाले पीड़ितों की सुनवाई कर उसे ध्यान से सुनकर उनकी मदद करे, वहीं दूसरी तरफ थाने की पुलिस पीड़ित के साथ ऐसे सलूक करती है जैसे पीड़ित थाने पहुंचकर स्वयं गुनाह कर रहा हो। क्या पुलिस का यह कहना उचित है? घटना सही हुई है या यह तस्दीक करना तो पुलिस का काम ही है। दरअसल मामला यह है कि द्वारिका नगर निवासी सत्य प्रकाश द्वारा अपनी पत्नी रीना पांडे के नाम से 65 लाख रुपए का होम लोन कैपरी कंपनी से लिया गया था, जिसकी किस्त के लिए घर पहुंचे कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर कमलेश मिश्र के साथ किस्त न देने को लेकर नोकझोंक हो गई। इसी बात को लेकर सत्य प्रकाश पांडे द्वारा बैंक मैनेजर के साथ स्टील की रॉड से मारपीट की गई, साथ ही उसके पास से रखे 60,000 रुपए भी लूट लिए गए। इस घटना की रिपोर्ट पीड़ित मैनेजर द्वारा जब थाने में लिखवानी चाहिए तो पुलिस रिपोर्ट लिखने से आनाकानी करने लगी। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि आप लूट मत दिखाइए, तभी आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। क्या नाम है आपका? कमलेश मिश्रा। यार समान थाने में शिकायत दर्ज कर रहे हैं, क्या घटना हुई? भैया मैं कैपरी होम लोन का एम्प्लॉई हूँ। मैं यहाँ रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे एक ग्राहक हैं सत्य प्रकाश पांडे, रीना पांडे। रीना पांडे सत्य प्रकाश पांडे की वाइफ हैं, जिनको सत्य प्रकाश पांडे जी ने हमारी कंपनी से लोन दिलवाया हुआ है, होम लोन 65 लाख रुपए का। इनके द्वारा कभी भी टाइम से हर महीने किस्त जो आती है वो नहीं जमा की जाती, हर महीने ही घर जाना पड़ता है। आज भी इन्होंने घर में किस्त देने के लिए बुलाया था कि आइए किस्त ले जाइए, और जब मैं आज दोपहर में 1 बजे इनके घर पहुंचा तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे स्टील का राड निकाला और मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। इससे पहले मैं इसमें 60,000 रुपये भी जो मैं जेब में डाल के रखा हुआ था, जो भी कलेक्शन के थे, वो भी इनने निकाल लिया पैसे, और हम लोगों के साथ मारपीट किया। और आगे भी इनने जान से मारने की धमकी दिया कि मादरचोद आज के बाद तुम कभी दिखोगे हैं, है ना, तो किस्त विस्त हम गाड़ में डाल देंगे और जान से ख़त्म कर देंगे तुम लोगों को। कहाँ रहने वाले हैं ये द्वारिका नगर पे रहते हैं। ये इनका कोई निश्चित व्यवसाय नहीं है। ये कभी बोलते हैं कि हम कपड़े का व्यापार करते हैं, कभी बोलते हैं बालू का व्यापार करते हैं, यही बताते हैं केवल। तो इस घटना की शिकायत आपने समान थाने में की है? सर मैं समान थाने आया हुआ हूँ ये एप्लीकेशन लेकर के। तो यहाँ का कहना ये है कि हो सकता है आप झूठ बोल रहे हों। आप क्यों गए थे? ये कौन बोल रहा था? यहाँ पे एक स्टॉल लगाए हुए बैठे हैं साहब, मुंशी जी, वो बोल रहे हैं ऐसा। क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं कि हम ऐसे कैसे मान लें, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हों। तो आपका कहने का मतलब है आपकी शिकायत यहाँ समान थाने में नहीं दर्ज की है? अभी तो सर नहीं दर्ज हुई है। ताउते की तबाही, रीवा में भी दिखा असर। खरीदी केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं खराब। रीवा में पिछले 2 दिनों से ताउते तूफान की तबाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है तथा बरसात होने के कारण जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखा तकरीबन 2000 क्विंटल किसानों का गेहूं खराब हो गया और उसे देखने वाला कोई नहीं रह गया। जिम्मेदार भी प्रकृति की मार का बहाना बताते हुए मामले पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए देखे गए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ऐसे में अब लोगों को ताउते तूफान की तबाही की मार भी झेलनी पड़ रही है। देश भर में जहां बीते दिनों ताउते तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में रीवा जिले में तूफान की तबाही देखने को मिली।
जहां जिले के अधिकांश खरीदी केंद्रों में रखा किसानों का तकरीबन 2000 क्विंटल गेहूं बरसात की मार से खराब हो गया है और उसे देखने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिनों से लगातार रीवा में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते खरीदी केंद्रों में रखा किसानों का गेहूं खराब हो गया। वहीं मामले पर जिम्मेदार भी प्रकृति मार्ग का हवाला देते हुए मामले पर अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल जिले के अधिकांश हिस्सों में खरीदी केंद्रों में रखा गेहूं खुले में रखा गया था, जिसकी वजह से बारिश में गेहूं सड़कर किसानों की माने तो खरीदी केंद्रों में हमेशा ही अव्यवस्थाओं का आलम होता है तथा प्रशासन के द्वारा खरीदी केंद्रों में टीन शेड की व्यवस्था भी नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमेशा ही किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। और अब एक बार फिर ताउते तूफान की तबाही ने किसानों को परेशान कर दिया है। इसमें क्या है कि ये आंधी तूफान और बारिश 2 दिन से लगातार चल रही है और जो शासकीय माल तौला जा चुका है वो तो शेडों के अंदर रखा हुआ है, कि पत्ती भी लगा दी गई है समितियों द्वारा। कुछ ट्रैक्टर में माल किसानों के तिरपाल लगे हैं, कुछ थोड़ा बहुत तिरपाल जो है कमजोर थी उसमें पानी चला गया है, तो उसकी व्यवस्थाएं किसानों के द्वारा की जा रही है और दूसरे बोरों में पलट करके उसकी तुलाई होगी। नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ किया गया दुष्कर्म। अमैया थाने में मामला दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। महिलाओं व युवतियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कठोर कानून के बाद भी अपराधियों में इसका जरा भी खौफ नहीं है और आए दिन महिलाओं व युवतियों को समाज के उन दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होना पड़ता है जो देश व समाज के लिए नाशुद बने हुए हैं और कानून भी इनका कुछ नहीं कर पा रहा, या यूं कहे कि इन्हें कानून का भय नहीं रहा। जगह जगह दरिंदगी की घटनाएं सामने आती हैं जो इंसानियत को झकझोर रही हैं और देश में बनाया गया कानून इन दरिंदों की दरिंदगी के सामने कमज़ोर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एक युवती को झांसा देकर आरोपी युवक उसे अपने साथ बहन के घर ले गया, जहां 5 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और उस पर शादी का दबाव डालता रहा। इतना ही नहीं, युवती के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ घिनौना कृत्य भी करता रहा। युवती ने इस घटना की शिकायत रीवा शहर के अमैया थाने में दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार युवती किसी दुकान में काम करती है जो चुरहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो इस घटना का शिकार हुई है। युवती प्रतिदिन दुकान आया करती थी। घटना के दिन भी वह दुकान से काम करके वापस अपने घर जाने के लिए सिरमौर चौराहे में ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी उसका परिचित राकेश तिवारी निवासी हरदी थाना चुरहटा ऑटो लेकर आया और उसको गांव छोड़ने का झांसा देकर ऑटो में बैठा लिया और उसे अपनी बहन के घर ले गया। इधर आरोपी के नापाक इरादों से बेखबर युवती गाड़ी में सवार हो गई। वह पीड़िता को ऑटो से रिमारी गांव अपनी बहन के यहाँ लेकर गया, जहां घर में उसको बंधक बना लिया। आरोपी उस पर शादी का दबाव डालता रहा। वह युवती को खाने में नशीली पदार्थ मिलाकर खिला देता था और उसके बाद पीड़िता के साथ बलात्कार करता रहा। 5 दिनों तक युवती उसके चंगुल में कैद रही और एक दिन दोपहर मौका मिलने पर वह घर से भाग गई और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस घटना के बाद आरोपी पीड़िता को लगातार धमकियां दे रहा कि घटना की रिपोर्ट करने पर जान से मार डालूंगा। पहले तो युवती और उसके परिजन डर रहे थे, लेकिन बाद में जाकर अमैया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। दोनों ही बालिग हैं, जो आरोपी और जो पीड़िता है, और दोनों का पिछले 1 साल से रिलेशन था, जो भी इससे पता चला है। और इसके बाद जो भी रहा उनमें शादी का कुछ वो हुआ था कि शादी करेंगे, लेकिन लड़के ने शायद शादी करने से इनकार कर दिया, तो फिर लड़की ने इस तरीके से केस लगाया। मामला दर्ज हुआ है? हाँ, इसमें अमैया थाने में मामला दर्ज हुआ है। बैकुंठपुर में ये सारा कृत्य घटित हुआ था और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका मेडिकल चेकअप वगैरह सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई है। मैम, शादी भी उन्होंने की है, चोरी छिपे अपने घर वालों से बताया? हाँ, ऐसा बयानों में तो नहीं आया है लड़की से, लेकिन ऐसा विश्व सेवा संघ द्वारा महामारी में लोगों की मदद के लिए अनेकों सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को 1100 मास्क,
51 स्ट्रीम मशीन तथा 101 सैनिटाइजर, 5 ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर थर्मोमीटर सौंपे गए। युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कोरोना महामारी को देखते हुए आवश्यक सामग्री और उपकरण जिला कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को सौंपते हुए बताया कि कोरोना नामक महामारी पैर पसार रही थी और स्थिति भयावह और विकराल थी। देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोगों को बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे। उस स्थिति में रीवा कलेक्टर ने अपनी सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया है। सुनिए विंध्य प्रदेश सेवा संघ अध्यक्ष ने क्या कहा। एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता है कि जो कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर पूरे देश से अगर हम कंपैरिजन करते हैं रीवा की, तो जो हमारे यहाँ के कलेक्टर साहब हैं डॉक्टर इलैयाराजा टी जी, उन्होंने जिस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और अभी उन्होंने एक जो जेपी में एक जो कोविड सेंटर बनाया है 400 बेड्स का, वहाँ पे जो फैसिलिटी है मनोरंजन, खाना पीना, एवरीथिंग जो फैसिलिटी है काफ़ी सराहनीय है। तो अभी यही हम लोग भी अपने संस्था की तरफ से आज यहाँ पे कलेक्टर साहब को जो है तो 1100 मास्क, 51 स्ट्रीम मशीन, 5 ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर और 101 सैनिटाइज़र और थर्मामीटर आदि अभी हमने कलेक्टर साहब को दिया है। और हमारी एक वॉलंटियर टीम है, मैंने साहब से ये बोला कि कभी आवश्यकता पड़ती है तो हमारी टीम भी आपके साथ में रहेगी। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ पे आए थे। क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेवा संघ। सहयोगकर्ता के रूप में राजीव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरती तिवारी, पुष्पा शर्मा, रविंद्र मोहन भारद्वाज, बेनी माधव शर्मा, नीरज दुबे, यूके त्रिपाठी, डॉक्टर राहुल मिश्रा, धर्मेंद्र तिवारी, विनोद डबराल, विनय त्रिपाठी, आलोक शुक्ला, गौरव अवस्थी, रवि द्विवेदी, अनुज पांडे, अभिषेक तिवारी, अमित पाठक, सुभाष त्रिपाठी, ओम नारायण गौतम, संजय शुक्ला, योगेंद्र गौतम, कुलदीप मिश्रा, दुर्गेश पांडे, विष्णु शर्मा, अनिल पांडे, विजय त्रिपाठी शामिल रहे। वहीं इस अनुकरणीय कार्य को करने वाले विंध्य प्रदेश सेवा संगठन एवं इसके अध्यक्ष राजीव शुक्ला की कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने भी सराहना की और इस कार्य को अनुकरणीय बताया। सभी सदस्य, सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ और भी लोगों से अपील करता हूँ तो लगातार है ना प्रशासन के माध्यम से या बिना प्रशासन के माध्यम से भी लोगों को है ना इस हार्ड टाइम पे ना मदद करते रहें। संकट के इस घड़ी में रीवा शहर में कोई भूखा ना रहे, इस बात का संकल्प पूरा करने अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करते हुए विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा के पदाधिकारी दिन रात लोगों के भोजन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने विंध्य व्यापारी संघ के पदाधिकारी दिन रात जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं। आज इस पुनीत कार्य में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला व अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल भी शामिल रहे और उनकी उपस्थिति में अमहिया बस्ती व गल्ला मंडी के पास राशन केंद्र के समीप जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सेवादार उपस्थित रहे। चंदीराम केशवानी, कमलेश सचदेव, नरेश काली, साधुराम अखीजा, पप्पू मंजानी, अमित ठारवानी, सुधांशु पाठक, संदीप गुप्ता, संजय चावला, राजेश वाधवानी, मनीष गहोई, अनीश खान, पिंटू सोनी, रमेश वाधवानी, मनीष आहूजा, संजय मोहनानी, राम नारवानी, हरपाल मखीजा, विकास टोपलानी, पंकज नारवानी, अश्वनी वाधवानी आदि लोग। आज 10वां दिन है। माननीय आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब के सहयोग से पहले ही मिल चुका है और एसपी साहब के आदेश था कि हर थाने की उससे बटे खाद्यान्न तो हमने सिटी कोतवाली और चोरठा थाना आज अमैया थाने के उसमें बटाया जा रहा है। सर शिवा अग्रवाल जी के नेतृत्व में और नायब तहसीलदार श्री यतीश शुक्ला जी में आज बांटा गया। ये अमैया थाने के पास जो बस्ती है वहाँ भोजन वितरित किया गया। क्या क्या दिया जा रहा है? दाल, चावल, आटा और तेल और मसाले। विंध्य व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में और उन्हीं के सहयोग से हम नायब तहसीलदार साहब की उपस्थिति में और जो है गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है और भी आवश्यकताओं की चीज़ें जो है उनको उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल व कृषि महाविद्यालय रीवा के तत्वावधान में वेबिनार संपन्न। स्थानीय कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के निर्देशन में भारतीय मानक ब्यूरो से श्रीधर पांडे व अजय चंदेल के द्वारा कृषि विज्ञान व भारतीय मानक की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।
श्री पांडे द्वारा बताया गया कि भारतीय मानक ब्यूरो भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह उत्पादों के मानकीकरण व गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। श्रीधर पांडे द्वारा बताया गया कि भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए उच्चतम गुणवत्ता के उत्पाद, प्रक्रिया व प्रणाली की आवश्यकता है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं से ISI मार्क उत्पाद खरीदने की अपील की गई। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति डॉक्टर PK विसेन, डॉक्टर RS त्रिपाठी, डॉक्टर SK पांडे, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, छात्र व किसान उपस्थित रहे। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, आज फिर हुई 4 लोगों की मौत। 1499 जांच के बाद मिले 148 मरीज। तो वहीं गुरुवार को सामने आई कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरह से यह खुशी की बात है, क्योंकि निरंतर आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार मौतों का कहर जारी है। जब तेजी से संख्या बढ़ रही थी तब मौतों का आंकड़ा कम सामने आ रहे थे। अब जब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम आना शुरू हुआ तो मौत का ग्राफ बढ़ा हुआ देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। गुरुवार को 1499 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 148 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए। वहीं दुखद बात यह है कि आज फिर से 4 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या अत्यंत दयनीय है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक आज 4 लोगों की मौत हो गई। इन दिनों जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है, वहीं रोज जिस तरह से मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो दिल को दहलाने वाले हैं, क्योंकि 4 मरीज फिर से अपनी जान गंवा दिए। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1499 लोगों की जांच के बाद 148 मरीज संक्रमित पाए गए। इसके बाद से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 15,814 पहुंच गई है। वहीं आज फिर से 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन 4 की मौत के साथ जिले में जो मौत का आंकड़ा है वह 86 पहुंच गया है। लेकिन सुखद बात यह है कि जिले में जहां आज 148 नए मरीज मिले, वहीं 251 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो ये पूरे जिले में अब तक 13,803 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। हालांकि अभी भी 1,925 मरीज पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को आए क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में 32 संक्रमित मरीज मिले। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा देखें तो गोविंदगढ़ में 8, नई गढ़ी में 9, गंगेर में 17 मरीज पाए गए। रायपुर करछुलियार में 12, मऊगंज में 26, हनुमना में 15, जवा में 10, देवथर में भी 9 तथा सिरमौर में 10 संक्रमित मरीज पाए गए। यह आंकड़ा अत्यंत राहत देने वाला है माना जा रहा है कि, लेकिन 4 लोगों की मौत की बात अत्यंत दुखद। रीवा जिले के 25 केंद्रों में चलाया जाएगा 45+ वालों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान। नागरिकों की सुविधा को देखते हुए संपूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय तथा रीवा के शहरी क्षेत्र में 25 जगहों पर दिनांक 21 मई 2021 को विशेष कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें 45 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड अथवा कोई भी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र ले जाकर स्थल पर ही पंजीयन कराकर टीकाकरण करा सकता है। यह सुविधा निम्न स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।